ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर में जितने स्टार लगाओ उतने कम है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग एवरग्रीन टॉपिक आप लोग बोल सकते हो। क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये इसी चीज के बारे में ध्यान रखता है कि कहां कहां पर पैसे जा रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से इसके द्वारा ये सारी चीजें बोलना तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये समझ सकते हैं। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वे में किसी देश को कंट्रोल करना। तो G7 कंट्रीज दुनिया को कंट्रोल करती हुई नजर आती हैं। ये दो लिस्ट तैयार करते हैं उसका एनालिसिस करने के बाद में। एक लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट और एक लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का तो मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर में जितने स्टार लगाओ उतने कम है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग एवरग्रीन टॉपिक आप लोग बोल सकते हो। और बात की जा रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी यहां पर दो पर्टिकुलर अभी यहां पर बातें बोली, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई। एक तो ये बोला कि इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है आज की डेट में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, उसके बारे में एक बात बोली गई। दूसरा, इंडिया के ऊपर में एक तरीके से इसने ये भी बोला कि अभी फिलहाल बादल मंडरा रहे हैं शंका के, क्योंकि आईएसआई जो है और कई सारे टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में JNK के अंदर में अटैक देखने को भी मिल सकता है। तो उसको लेकर भी इन्होंने भारत को चेतावनी दी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो न्यूज में आया और ये बड़ी खबर बन गया इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी। क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये इसी चीज के बारे में ध्यान रखता है कि कहां कहां पर पैसे जा रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से इसके द्वारा ये सारी चीजें बोलना तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये समझ सकते हैं। अभी इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में इसको FATA बोलते हो। और भाई साहब इसने पाकिस्तान को फटके लगाए दबाकर, जिसकी वजह से पाकिस्तान नाम सुनते ही इस ऑर्गेनाइजेशन का कांपने लगता था। क्योंकि लंबे समय तक उसने पाकिस्तान के ऊपर अब उबला हुआ तेल डाला, वो भी गरम गरम बेसिकली उबाल कर, और पाकिस्तान की जो एक सिगली बदन है उसको जलाकर रखा इसने। जरा जरा सा बच गया, पाकिस्तान को कई बार बोला कि ब्लैक लिस्ट कर देंगे, पर लेकिन वही है, ब्लैक लिस्ट तक पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान बच गया। तो ये कंडीशन समझ सकते हैं। तो ये एक ऐसा देश है, अगर किसी के ऊपर में प्रतिबंध लगा दे तो ये समझो कि उसकी इकोनॉमी जो है वो गड्ढे में जाती हुई नजर आएगी, अगर उसके ऊपर में आरोप लगा दिया। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वे में किसी देश को कंट्रोल करना। तो G7 कंट्रीज दुनिया को कंट्रोल करती हुई नजर आती हैं। ये मोस्ट पावरफुल कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को एज ए कई बार एक गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया जाता है। अब की बार G7 की मीटिंग कहाँ हुई थी बताइए, मैंने डिस्कस किया था, बहुत ही वायरल हुआ था वहां पर प्राइम मिनिस्टर जी का जो बेसिकली वीडियोस है, जिसमें जो इटली की जो बेसिकली लीडर थी उनके द्वारा जो वीडियोस थी आप लोगों ने देखी होगी उस टाइम पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी देखो आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले तो ये इंटरनेशनल वॉचडॉग है जो कि फाइनेंशियल क्राइम को देखता है और मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को देखता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक टेररिस्ट आज की डेट में कहीं बम ब्लास्ट कर रहे हैं, तो उसको बम बनाने के लिए किसी ने तो भाई साहब पैसा दिया होगा ना। तो पैसा कहां से आया, उस देश को ढूंढो और उस देश को बैन कर दो, उसके अंदर कोई जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसका बेसिक मतलब ये रहता है कि सप्लाई चेन रोके, टेररिस्ट के पास में पैसा नहीं जाना चाहिए। G7 कंट्रीज जो है उनके द्वारा 1989 में पेरिस के अंदर में अपना हेडक्वार्टर जो है बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं, ये आप लोग को देखने को मिला, स्टेब्लिश किया गया 1989 में, यहाँ पर G7 कंट्रीज के द्वारा। ये G7 रही, फिर आगे चलकर G8 हो गई, रसिया में इसके अंदर में आकर मिल गया। फिर रसिया को इन्होंने लतिया कर बाहर निकाल दिया यूक्रेन के मुद्दे पर, क्योंकि उसने क्रीमिया हड़प लिया था यूक्रेन से। तो फिर से आज के डेट में ये G7 हो गया। तो G7 से G8 की जर्नी और G8 से फिर से G7 की जर्नी, ये इसमें रसिया आप लोग बोल सकते हैं बीच में यहाँ पर काफी ज्यादा है। इसके साथ में गलत अन्याय होता हुआ यहाँ पर नजर आया। मेलोनी जो कि इटली की जो लीडर है, उनके साथ में यहाँ पर अभी रिसेंटली आप लोग को देखने को मिला, वीडियोस वायरल थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की। इसका एम ये है कि कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में। अगर फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि जो पैसा बेसिकली आज के दिन में जो कंट्रीज है उसका अगर किसी टेररिस्ट को जाता है या फिर गलत तरीके से कमाया गया पैसा सिस्टम में आता है, तो वो नेगेटिव है, उसको रोकने का काम है बेसिकली। तो FATF के अंदर में जो मेंबर है उसकी बात की जा रही है, और इंडिया एक कंट्री मेंबर है यहाँ पर, ठीक है। इंडोनेशिया जो है वो ओनली ऑब्जर्वर कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडिया पहले ऑब्जर्वर बना। ऑब्जर्वर का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग नहीं बोलते हैं, मान लीजिए मुझे बोलो कि भाई साहब मुझे फुटबॉल खेलना सीखना है, तो पहले बैठेंगे, मुझे ग्राउंड के बाहर बैठा देंगे, बैठ के देखो कि खेलते कैसे हैं लोग, उनके मूव्स देखो, पैर हाथ किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से बॉल को वो होल्ड करते हैं। तो इसको कहते हैं ऑब्जर्व करना। तो पहले ऑब्जर्वर के तौर पर बताते हैं कि फिर उसको कहते हैं कि भाई ठीक है तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, और फिर फुल टाइम मेंबर बन गए हम लोग यहाँ पर 2010 में। डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा
ये जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है एफएटीएफ की, उसको यहाँ पर ये बेसिकली थ्राइस ए ईयर मिलती हुई नजर आती है, इसलिए कई बार न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलती है। स्टैंडर्ड इनके द्वारा सेट किया जाता है कंट्रीज को लेकर कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे लेकर चल सकते हो, इलीगल मनी को कैसे आप लोग रोक सकते हो, और कुछ भी अगर इनके द्वारा काम किया जाता है वो म्यूचुअली इवेल्युएट करके कंट्रीज के द्वारा परफॉर्मेंस को ये देखते हैं क्या क्या परफॉर्मेंस है, और फिर उसके बाद में अपना डेटा तैयार करते हैं, और उस डेटा के बेस पर ये बोलते हैं कि भाई ये कंट्री जो है इस लिस्ट में है और ये कंट्री इस लिस्ट में है। और वो लिस्ट क्या है, ये दो लिस्ट तैयार करते हैं उसका एनालिसिस करने के बाद में। एक लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट और एक लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का तो मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कई बार ना कई सारी जो टर्मिनोलॉजी होती है उनका आप लोग ध्यान रखा करो, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली एक मेंस के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया, वहां पर डेमोग्राफी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया और उसके सामने विंटर लगा दिया, ठीक है। तो विंटर मतलब कोल्ड एक तरीके से, यानी कि जैसे एक बच्चे ने बोला, मैंने कहा विंटर आप लोग समझ पाए यहाँ पर, तो बच्चे ने बोला सर आप बोलते तो रहते हो कि ठंडे बस्ते में चला गया तो इसका मतलब है कि डिक्रीज हो गया या फिर डाउन हो गया। तो अगर शब्दों को आप लोग कनेक्ट करना जान गए तो यहाँ पर उन्होंने डेमोग्राफिक विंटर का मतलब कि आज की डेट में पॉपुलेशन कम होती जा रही है। अगर ये चीज आप लोगों ने समझ ली तो वही क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा, रिपीट कर कर वही क्वेश्चन उन्होंने मेंस से पूछ लिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करो, तो आप लोगों को उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। डेमोग्राफिक जो विंटर वहां पर वर्ड बोला गया तो समझने में आप लोगों को आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, विंटर मतलब ठंडे बस्ते में चला गया। तो ग्रे लिस्ट क्या होगी और ब्लैक लिस्ट क्या होगी, तो शब्दों से भी आप लोगों को पकड़ना सीखना पड़ेगा कि ग्रे वाली थोड़ी सी लाइटर होगी, ब्लैक वाली यार थोड़ी सी टाइटर होगी, मतलब उसमें और ज्यादा कंडीशन खराब होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर तो डायरेक्टली नाम देकर पूछ लिया जाता है। जैसे पहले उन्होंने रिंग ऑफ फायर बोला था, ठीक है, उसको सरकम पैसिफिक बेल्ट बोला था। ऐसे ही टोर्नेडो का नाम क्या दिया उन्होंने, आप लोग बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से ट्विस्टर करके आप लोगों से पूछ लिया, कभी कुछ डाल देते हैं कभी कुछ। तो दूसरे शब्द भी एक्सपेक्ट करता है यूपीएससी की, उसके बारे में भी याद रखो, जो शब्द जो है वो गलत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं एफएटीएफ के अंदर में। तो यहां पर ये बेसिक हो गया। तो कंट्री जो है टोटल मिलाकर 22 कंट्री ऐसी हैं जिनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, और ये लिस्ट चेंज होती रहती है, इनको याद नहीं करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो कंट्री हैं ये आज की डेट में है, कल नहीं होगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करें यहाँ पर ब्लैक लिस्ट के अंदर में, इनको जरूर आप लोग याद रखना। ये वो कंट्री है जो कि भाई साहब बदतमीजी करती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे ईरान है, अब ईरान की प्रोक्सीज है, जगह जगह काम कर रही हैं, यानी कि कभी इसराइल के ऊपर में अटैक करवा दिया, कभी कहीं पर जाकर कुछ हरकतें करवा दी। तो ईरान बकायदा फंड करता है उन लोगों को, और ये क्या कहते हैं, अगर तुम इनको फंड करोगे तो भाई हम तुमको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में टेररिज्म को और टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हो। म्यांमार के अंदर में हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है रेगुलरली। अभी नॉर्थ कोरिया तो भाई खुद ही एक अल्टीमेटम, एक ऐसा एक एग्जाम्पल है जो कि अपने आप में ही एक पूरी कंट्री ऐसी है जिसके बारे में कुछ भी बोलना कहना जो है वो आप से बाहर वाली बात है। तो ये कहां तक आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो करंटली अगर देखोगे किम जोंग उन बैठा हुआ है भाई साहब, वो खुद ही एक सबसे बड़ा गुंडा है यहाँ पर अगर बोला जाए तो, ठीक है। तो टेररिस्ट क्या ही कर लेंगे उसके साथ में आकर, तो गुंडों का भी गुंडा राजा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये तीन देश ऐसे हैं, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और ईरान, जिनको फिलहाल ब्लैक लिस्ट में डाला गया है यहाँ पर, किसके द्वारा, ये भाई साहब एफएटीएफ के द्वारा। क्योंकि इनकी बदतमीजी की पराकाष्ठा जो है वो बेहद पार हो चुकी है, यानी कि इनको अब सुधारा नहीं जा सकता। इनको ब्लैक लिस्ट में डाल के रखो, ये अपने आप ही सुधरेंगे, हम नहीं सुधार सकते इनको। क्या होता है कॉन्सिक्वेंस, अगर कोई पूछ ले कि ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या होता है, अब ये आप लोग समझने की कोशिश करो। ये कहीं ना कहीं अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो पता चल गया दुनिया को कि यार ये कंट्री जो है ब्लैक लिस्ट में चलेगी। सबसे बड़ी बात तो यह कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन या दूसरे बैंक जो है वो तुरंत कैपिटल फ्लो बंद कर देंगे यहाँ पर जाना, ठीक है, अगर लिस्ट में डाल दिया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएगा, पोर्टफोलियो फ्लो आप लोगों को यहां पर कम होता हुआ नजर आएगा, यानी कि पैसा आना देश के अंदर में बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो देश के हाथ में कटोरा आ जाएगा, जैसा पास्ट में पाकिस्तान के हाथ में आते आते बच गया बस, ठीक है। तो कंडीशन ऐसी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो इसलिए जरूरी है कि इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो। ये वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है इंटरनेशनल लेवल पर चीजों को लेकर। तो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये एक स्लाइड है जो कि शॉर्ट फॉर्म में पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को बताती है। थोड़ा सा और बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर इसको बनाया गया 1989 में। जब बनाया गया तो ये ओनली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करती थी। आगे जैसे ही यूएसए के ऊपर में अटैक हुआ 2001 के अंदर में, तो यहाँ पर इसको टेररिस्ट फाइनेंसिंग में भी ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर से हवाई जहाज निकालना कोई गरीब रिक्शे वाला तो काम कर नहीं सकता है। तो किसी ने उसको सपोर्ट किया होगी, हवाई जहाज खरीद कर लेकर आओ।
उसने उस आदमी को भी दुनिया भर का पैसा दिया होगा, जिस आदमी ने हवाई जहाज उसके अंदर में बिल्डिंग के अंदर में ले जाके डाला, वो उसकी जान गई, तो उसके परिवार वालों को भी दुनिया भर का पैसा मिला होगा। तो इतना पैसा आया कहां से कि हवाई जहाज खरीद कर एक बिल्डिंग के अंदर से डाल दिया निकाल कर। तो ये पैसे को लेकर यहां पर इन्होंने बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग को तो ठीक है भाई, टेररिस्ट की फाइनेंसिंग भी इसके अंदर में इंक्लूड करो। इसके चलते यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है और ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन करते हैं इन चीज़ों का कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसकी जो रिकमेंडेशन होती है और फिर इंप्लीमेंट होती है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि रेगुलरली आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों से अगर कल को कोई पूछ ले इसके बारे में, तो कोई भी कन्फ्यूजन इसके बारे में आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहेंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, G20 से क्वेश्चन पूछ ले यार, इतने सारी मतलब उसके अंदर में मैं मतलब आज के डेट में आप लोग ये बोल सकते हो कि इतने सारे बेसिकली उसके अंदर में मेंबर है, उसमें से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। तो ये कोई आसान काम नहीं था, ठीक है? और आज की डेट में टोटल मिलाकर 40 कंट्रीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेटेस्ट कंट्री कौन-सी ऐड हुई है इसमें? पहले 39 थी, अभी फिलहाल 40 हो गई है। तो लेटेस्ट कंट्री कौन-सी ऐड हुई है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़कर जाऊँगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में। तो ये आंसर आप लोगों को देना है, देखता हूँ आप में से कौन इसका सही आंसर देता है, ठीक है? बेसिक है और आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसलिए इसको थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा। कन्फ्यूज़न हो तो बता दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न माइंड में लेकर नहीं जाना है, कन्फ्यूज़न को यहीं पर ही छोड़कर जाना है, ठीक है ना?